इस समय जिस डिवाइस पर हमारी ये ऑडियो चल रही है उसके भीतर 1 सेकेंड में अरबों बार स्विच ऑन और ऑफ हो रहे हैं। मतलब वो मशीन जिसे आमतौर पर डेस्क पर रखा एक धातु का बक्सा या आप कह सकते हैं हाथ में पकड़ा कांच का टुकड़ा मान लिया जाता है, वो अंदर से केवल तारों का कोई साधारण गुच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये एक अत्यंत सुव्यवस्थित, बेहद व्यस्त और बिल्कुल नैनोमीटर के स्तर पर काम करने वाला एक सूक्ष्म शहर है। सही कहा। तो चलिए आज इस पूरी व्यवस्था को विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें हार्डवेयर की एकदम बुनियादी भौतिक ढांचे से लेकर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और यहाँ तक कि क्वांटम भौतिकी की सीमाओं तक का विस्तृत डेटा मौजूद है। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब हम इस हार्डवेयर की वास्तुकला को देखते हैं तो ये सिर्फ पुर्जों की कोई सूची नहीं है। मतलब ये समझने की कोशिश है कि कैसे इंसान ने सिलिकॉन के छोटे छोटे टुकड़ों में तार्किक निर्णय लेने की क्षमता डाल दी है। हाँ, मतलब ये केवल 0 और 1 का खेल नहीं है। एकदम सही। ये भौतिकी, रसायन विज्ञान और उन्नत गणित का एक ऐसा संयोजन है जो लगभग प्रकाश की गति के करीब काम करता है। ओहो, प्रकाश की गति। तो इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में गोता लगाने से पहले मुझे लगता है कि उस बाहरी ढांचे को, मतलब सिस्टम यूनिट और पावर डिलीवरी की इंजीनियरिंग को समझना जरूरी है। क्योंकि एक आम धारणा है कि कंप्यूटर सीधे दीवार से आने वाली बिजली से चलता है। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन जो पावर सप्लाई यूनिट है, यानी एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, वो महज एक साधारण अडेप्टर तो नहीं है, है ना? वो एक काफी जटिल पावर कंडीशनर है। बिल्कुल। आप देखिए, असल में हमारे घरों में आने वाली जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी होती है, वो एक लहर की तरह होती है। उसका वोल्टेज लगातार ऊपर नीचे बदलता रहता है। हाँ, वो तो है। और कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो संवेदनशील माइक्रोचिप्स हैं, वे इस अस्थिरता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें एकदम स्थिर डायरेक्ट करंट या डीसी चाहिए होती है। तो एसएमपीएस क्या करता है, वो बहुत उच्च आवृत्ति पर स्विचिंग करके इस एसी को डीसी में बदलता है। अच्छा, तो अगर बैकग्राउंड में वोल्टेज अचानक से बढ़ या घट जाए तो क्या होगा? उसी के लिए एसएमपीएस के अंदर कैपेसिटर्स और रेगुलेटर्स लगे होते हैं। वे उस रिपल को या अचानक लगने वाले झटके को सोख लेते हैं। ये तय करता है कि मदरबोर्ड तक केवल शुद्ध और फिल्टर की हुई बिजली ही पहुंचे। क्या बात है। और मदरबोर्ड की अगर बात करें तो वो भी केवल एक प्लास्टिक का बोर्ड नहीं है जिस पर पुर्जे चिपके हैं। मतलब फॉर्म फैक्टर, चाहे वो ATX हो या माइक्रो ATX, वो केवल आकार तय नहीं करता। स्रोतों में ट्रेस रूटिंग का जिक्र है। हाँ, ट्रेस रूटिंग बहुत ही अहम हिस्सा है। मदरबोर्ड पर जो तांबे की बारीक रेखाएं दिखती हैं, वे असल में उच्च गति वाले डेटा हाईवे हैं। अगर कोई रेखा दूसरी रेखा से चंद मिलीमीटर भी लंबी हो जाए तो डेटा के पहुंचने में नैनो सेकंड्स का अंतर आ सकता है और पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। बिल्कुल। यही कारण है कि मदरबोर्ड की डिजाइनिंग में सिग्नल इंटीग्रिटी सबसे अहम होती है। और इन तांबे की रेखाओं को ही हम बस कहते हैं। मतलब डेटा बस वो मुख्य मार्ग है जिस पर वास्तविक जानकारी यात्रा करती है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा एड्रेस बस की भी है। अगर कंप्यूटर एक शहर है तो एसएमपीएस उसका पावर प्लांट है और मदरबोर्ड हाईवे का नेटवर्क है। और एड्रेस बस को अक्सर एक जीपीएस की तरह बताया जाता है ना, जो डेटा को दिशा दिखाता है। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन एड्रेस बस की चौड़ाई ही ये तय करती है कि कंप्यूटर कितनी मेमोरी का उपयोग कर सकता है। मतलब अगर किसी सिस्टम में 32 बिट एड्रेस बस है तो वो केवल 4 गीगाबाइट रैम तक ही पहुंच बना सकता है, चाहे आप मदरबोर्ड में कितनी भी बड़ी रैम क्यों न लगा दें। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया को अनुशासित रखने के लिए कंट्रोल बस होती है। ये कंट्रोल बस माइक्रोसेकंड के स्तर पर यह तय करती है कि इस समय रैम से डेटा पढ़ना है या वहां कुछ नया लिखना है। और ये सब कुछ सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के निर्देशों पर होता है। तो अब इस हाईवे से होते हुए हम उस मुख्य कार्यालय की ओर चलते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर। मतलब 1970 के दशक से पहले तो कंप्यूटर बड़े बड़े कमरों के बराबर होते थे। हाँ बिल्कुल, वे बहुत विशाल होते थे। लेकिन फिर VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का दौर आया। आज एक आधुनिक चिप को देखें, जैसे एप्पल M3 या इंटेल कोर i9, इनमें 90 अरब से ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं। हाँ, 90 अरब से भी ज्यादा। 90 अरब मतलब एक छोटे से नाखून के आकार के सिलिकॉन पर 90 अरब ट्रांजिस्टर फिट करना, ये भौतिक रूप से कैसे संभव हो पाता है?
यह फोटोलिथोग्राफी नामक एक प्रक्रिया से होता है। अनिवार्य रूप से आप कह सकते हैं कि प्रकाश की बेहद बारीक किरणों का उपयोग करके सिलिकॉन वेफर पर ट्रांजिस्टर के पैटर्न उकेरे जाते हैं। एक ट्रांजिस्टर के 3 मुख्य भाग होते हैं: सोर्स, ड्रेन और गेट। अच्छा। यहाँ जो गेट है वो एक दरवाजे की तरह काम करता है। जब इस गेट पर एक निश्चित वोल्टेज लगाया जाता है तो सोर्स और ड्रेन के बीच एक चैनल बन जाता है और इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। इसे हम बाइनरी का एक कहते हैं, और वोल्टेज हटाने पर यह भाव रुक जाता है, जिसे शून्य कहा जाता है। ठीक है। तो एक स्विच बिजली को जाने दे रहा है या रोक रहा है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। मतलब बिजली के इस बहाव को आखिर गणित में कैसे बदला जाता है? मैं सोच रही हूँ कि एक साधारण ऑन या ऑफ स्विच तार्किक निर्णय कैसे ले सकता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जवाब लॉजिक गेट्स में छिपा है। देखिए, कोई एक अकेला ट्रांजिस्टर तो गणित नहीं कर सकता, लेकिन जब हम 2 ट्रांजिस्टरों को एक के बाद एक यानी सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट तभी आगे जाएगा जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो। ये हमारा एंड गेट बन जाता है। ओहो! और अगर हम उन्हें समानांतर या पैरेलल जोड़ दें तो किसी एक के चालू होने पर भी करंट बह जाएगा और ये और गेट बन जाता है। तो मतलब इन बुनियादी लॉजिक गेट्स को मिलाकर ही बड़े सर्किट बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम एंड, और नॉट गेट्स को एक विशिष्ट पैटर्न में मिलाते हैं तो हम एक एडर सर्किट बना सकते हैं। जब इस सर्किट में बाइनरी संख्याएं इनपुट की जाती हैं तो वोल्टेज का जो भौतिक बहाव है वो उन गेट्स से होकर गुजरता है और आउटपुट के रूप में हमें उन संख्याओं का एकदम सटीक जोड़ मिल जाता है। क्या बात है! ऐसे लाखों सर्किट एक साथ काम करके सीपीयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भौतिक स्विच वास्तव में बिजली के रास्तों को ऐसे मोड़ते हैं कि अंतिम परिणाम एक गणितीय गणना बन जाता है। ये सच में अद्भुत है। लेकिन एएलयू तो सिर्फ गणना कर रहा है ना, उस समय वो सारा डेटा रखा कहाँ जाता है? हाँ, ये एक अहम बिंदु है। क्योंकि अगर हर बार रैम से डेटा लाना पड़े तो वो तो बहुत ही धीमी प्रक्रिया हो जाएगी। बिल्कुल, और यहीं पर रजिस्टर्स की भूमिका सामने आती है। रजिस्टर्स सीपीयू के बिल्कुल अंदर स्थित सबसे तेज मेमोरी होते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप्स से बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स? हाँ, फ्लिप फ्लॉप्स क्रॉस कपल्ड लॉजिक गेट्स का एक ऐसा सर्किट है जो खुद को एक स्थिति में लॉक कर लेता है। मतलब यह एक बिट को, चाहे वो 0 हो या 1, तब तक याद रख सकता है जब तक उसमें कोई नई जानकारी ना डाली जाए। अच्छा, स्रोतों में कुछ विशिष्ट रजिस्टरों का भी वर्णन है, जैसे अक्यूमुलेटर, जहां किसी भी गणना का पहला इनपुट और फाइनल रिजल्ट रखा जाता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो अगर सामान्य रैम एक बड़ा व्हाइट बोर्ड है जहां बहुत सारी जानकारी लिखी है, तो रजिस्टर सीपीयू कोर के बिल्कुल अंदर चिपका एक स्टिकी नोट है ना? बहुत ही शानदार एनालॉजी, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे डेटा को बाहर से मंगाने में लगने वाला समय शून्य हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो वही मौजूद है। और रजिस्टरों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रोग्राम काउंटर या पीसी। ये सीपीयू को बताता है कि अगला निर्देश मेमोरी में किस पते पर है। यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी ये है कि लोगों को लगता है रजिस्टर बायोस को स्टोर करते हैं। तो क्या वे स्टोर नहीं करते? नहीं, वास्तविकता यह है कि जब सिस्टम बूट होता है तो प्रोग्राम काउंटर सीधे मदरबोर्ड पर लगे रोम चिप के उस पते की ओर इशारा करता है जहां बायोस रखा है, और वहां से निर्देशों को एक एक करके फेच करता है, यानी लाता है। समझ गई। लेकिन इन सभी अरबों स्विचों, फ्लिप फ्लॉप्स और डेटा बसों को एक साथ सिंक्रोनाइज कैसे रखा जाता है? मतलब कोई तो ऐसा कंडक्टर होगा जो इस पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा को एक लय में चलाता है। हाँ, और वो कंडक्टर है सिस्टम क्लॉक। आप देखिए, मदरबोर्ड पर एक छोटा सा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। जब इस पर बिजली दी जाती है तो ये एक सटीक आवृत्ति पर कंपन करता है। अच्छा। ये कंपन पूरे मदरबोर्ड और सीपीयू में एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स या एक टिक टिक भेजता है। सीपीयू का हर लॉजिक गेट, हर फ्लिप फ्लॉप इसी पल्स के उठने या गिरने पर अपना काम करता है। इसी घड़ी की गति को गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। तो 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में 1 अरब टिक। एकदम सही। लेकिन अगर सीपीयू एक बार में एक ही निर्देश को फेच करे, फिर उसे डिकोड करे और फिर एग्जीक्यूट करे, तो 1 अरब टिक होने के बावजूद काफी सारा समय बर्बाद होगा। स्रोतों में पाइपलाइनिंग तकनीक का जिक्र है जो शायद इस बाधा को दूर करती है।
हाँ, पाइपलाइनिंग एक कार फैक्ट्री के असेंबली लाइन की तरह काम करती है। एक पुराने बिना पाइपलाइन वाले प्रोसेसर में क्या होता था कि सीपीयू का एग्जीक्यूशन यूनिट तब तक खाली बैठा रहता था जब तक कि फेच और डिकोड यूनिट अपना काम खत्म नहीं कर लेते। मतलब इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन पाइपलाइनिंग में जब पहला निर्देश एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक उसी माइक्रोसेकंड में डिकोड यूनिट दूसरे निर्देश को समझ रहा होता है और फेच यूनिट तीसरे निर्देश को रैम से ला रहा होता है। ओहो, सब कुछ एक साथ। लेकिन क्या इस असेंबली लाइन में कोई खामी नहीं है? मतलब क्या होगा अगर सीपीयू के सामने कोई ऐसी शर्त आ जाए जहां उसे दो में से कोई एक रास्ता चुनना हो? जैसे अगर पासवर्ड सही है तो सिस्टम अनलॉक करो, नहीं तो एरर दिखाओ। अब जब तक पासवर्ड चेक नहीं हो जाता तब तक फेच यूनिट अगला कौन सा निर्देश लाइन में लगाएगा? ये पाइपलाइनिंग की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे कंडीशनल ब्रांच कहते हैं। और यहीं पर ब्रांच प्रेडिक्शन नाम का एल्गोरिथम आता है। ब्रांच प्रेडिक्शन? हाँ, सीपीयू इंतजार नहीं करता। वो पिछले इतिहास और जटिल गणितीय मॉडल के आधार पर अनुमान लगाता है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा और उस रास्ते के निर्देशों को पहले ही पाइपलाइन में डालना शुरू कर देता है। थोड़ा रुकिए, अगर सीपीयू ने गलत अनुमान लगा लिया तो क्या होगा? क्या ये गलत काम को आगे बढ़ाने से अधिक समय बर्बाद नहीं करेगा? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। अगर अनुमान गलत निकलता है तो सीपीयू को पाइपलाइन फ्लश करना पड़ता है। पाइपलाइन फ्लश यानी उसने जितना भी अनुमानित काम किया था उसे तुरंत मिटाना पड़ता है और सही रास्ते के निर्देशों को वापस शुरू से फेच करना पड़ता है। इसमें बहुत बड़ा पेनल्टी टाइम लगता है। इसीलिए आधुनिक चिप निर्माता ब्रांच प्रेडिक्टर को 95% से अधिक सटीक बनाने के लिए अरबों ट्रांजिस्टर समर्पित करते हैं। समझी। और इस तेज पाइपलाइन को लगातार डेटा खिलाते रहने के लिए ही कैश मेमोरी की संरचना बनाई गई है ना? क्योंकि रैम तक जाने में तो सैकड़ों क्लॉक साइकिल लग सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए सीपीयू के अंदर ही L1, L2 और L3 कैश होते हैं। L1 कैश सबसे छोटा होता है, कुछ किलोबाइट का, लेकिन सबसे तेज होता है, जो सीधे सीपीयू कोर के अंदर होता है। इसमें वो डेटा होता है जिसकी तुरंत जरूरत है। और L2 और L3? L2 थोड़ा बड़ा और थोड़ा धीमा होता है और L3 सभी कोरों के बीच साझा किया जाता है। अगर डेटा कैश में मिल जाए, जिसे हम कैश हिट कहते हैं, तो काम नैनोसेकंड में हो जाता है। इसे अगर हम ऐसे समझें, L1 कैश हाथ में पकड़ी किताब है, L2 डेस्क पर रखी किताब है, L3 कमरे की अलमारी है और जो रैम है वो शहर की एक बड़ी लाइब्रेरी है। बहुत खूब, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। तो अभी तक हमने हार्डवेयर के आंतरिक कामकाज को देखा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर का प्रबंधन कैसे करता है? मतलब जब बैकग्राउंड में कोई सिस्टम अपडेट हो रहा हो, ब्राउज़र में 10 टैब खुले हों और कोई वीडियो भी रेंडर हो रहा हो, तो ये सभी प्रोग्राम एक ही सीपीयू कोर को एक ही समय में कैसे इस्तेमाल करते हैं? उनमें झगड़ा क्यों नहीं होता? ये सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर एक सख्त ट्रैफिक नियंत्रक की तरह होता है। पुराने समय में नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती थी। नॉन प्रीएम्प्टिव? हाँ, मतलब एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो वो तब तक उसे नहीं छोड़ता था जब तक उसका काम पूरी तरह खत्म ना हो जाए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह। लेकिन इसमें तो एक बड़ी समस्या है जिसे कन्वॉय इफेक्ट कहते हैं। अगर कतार में सबसे आगे कोई ऐसा भारी प्रोग्राम है जिसे पूरा होने में 10 मिनट लगेंगे, तो उसके पीछे खड़े छोटे छोटे टास्क, जिन्हें शायद केवल कुछ माइक्रोसेकंड चाहिए, उन्हें भी 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ये तो पूरी तरह से अक्षम है। बिल्कुल। इसीलिए आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का उपयोग करते हैं, जैसे कि राउंड रॉबिन। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें समय के छोटे छोटे टुकड़े या टाइम स्लाइस तय कर दिए जाते हैं। मान लीजिए हर प्रोसेस को 10 मिलीसेकंड दिए जाते हैं। 10 मिलीसेकंड के बाद शेड्यूलर जबरदस्ती उस प्रोसेस को रोक देता है, उसके वर्तमान स्टेट को मेमोरी में सेव करता है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं, और अगले प्रोसेस को सीपीयू दे देता है। क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 1 सेकंड में हजारों बार होती है, इसलिए बाहर बैठे इंसान को लगता है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं। लेकिन क्या सारे प्रोसेस समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं? नहीं, सारे समान नहीं होते। इसलिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का भी उपयोग होता है। सिस्टम के मुख्य काम जैसे माउस का क्लिक या कीबोर्ड का इनपुट, ये उच्च प्राथमिकता वाले होते हैं, लेकिन इसमें स्टारवेशन का खतरा रहता है। स्टारवेशन मतलब किसी प्रोसेस को सीपीयू मिले ही ना? हाँ, कम प्राथमिकता वाले प्रोसेस को कभी सीपीयू मिलता ही नहीं। तो इसका समाधान है एजिंग, जहां कतार में लंबे समय तक इंतजार करने वाले प्रोसेस की प्राथमिकता धीरे धीरे बढ़ाई जाती है ताकि अंततः उसका भी नंबर आ जाए।
क्या बात है, ये सब तो कंपनी द्वारा तय किए गए सुरक्षित मानक हैं। लेकिन कुछ उपयोगकर्ता इन मानकों को तोड़ना चाहते हैं, विशेषकर गेमर्स। जब बात रॉ परफॉर्मेंस या कच्ची गति की आती है तो ओवरक्लॉकिंग का रास्ता चुना जाता है। हाँ, ओवरक्लॉकिंग बहुत लोकप्रिय है। मदरबोर्ड के बायोस में जाकर सीपीयू की क्लॉक स्पीड और वोल्टेज को जबरदस्ती बढ़ा दिया जाता है। ओवरक्लॉकिंग मुफ्त में अधिक गति तो देती है, लेकिन भौतिकी के एक बुनियादी नियम के साथ। अधिक स्विचिंग और अधिक वोल्टेज का मतलब है अत्यधिक गर्मी। ट्रांजिस्टर जितने तेज चलेंगे उतनी ही अधिक ऊर्जा गर्मी के रूप में बाहर निकलेगी। तो इससे नुकसान क्या है? अगर सीपीयू बहुत अधिक गर्म हो जाए तो ट्रांजिस्टर से लीकेज करंट बहने लगता है, जिससे डेटा करप्ट हो सकता है या पूरा का पूरा सिलिकॉन जल सकता है। ओहो, इसी अत्यधिक गर्मी को संभालने के लिए एयर कूलर या लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन मुझे याद आ रहा है, स्रोतों में थर्मल पेस्ट का जो जिक्र है वो बहुत दिलचस्प है। मतलब लोगों को लगता है कि ये कोई गोंद है जो कूलर को चिपका कर रखता है। हाँ, अक्सर लोग यही गलती करते हैं। लेकिन थर्मल पेस्ट गोंद नहीं है, ये एक थर्मल इंटरफेस मटेरियल है। आप देखिए, चाहे सीपीयू की धातु वाली सतह या कूलर का बेस कितना भी चिकना क्यों न लगे, माइक्रोस्कोप से देखने पर उनमें गहरी खाइयां और पहाड़ दिखेंगे। अच्छा, तो सतह पूरी तरह से समतल नहीं होती? बिल्कुल नहीं। जब इन दोनों को एक साथ रखा जाता है तो उन खाइयों में हवा भर जाती है, और हवा ऊष्मा की बहुत खराब सुचालक या इंसुलेटर है। थर्मल पेस्ट बस इन नैनो खाइयों को भर देता है, जिससे गर्मी सीधे सीपीयू से कूलर तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाती है। समझ गई। चलिए, अब इस सूक्ष्म शहर के बाहर आते हैं। ट्रांजिस्टर की स्विचिंग, एल्गोरिदम के निर्णय और ओवरक्लॉकिंग के बाद जो अंतिम परिणाम तैयार होता है उसे आउटपुट उपकरणों के माध्यम से इंसान के सामने पेश किया जाता है। मॉनिटर या स्क्रीन इस डेटा को पिक्सल्स में बदलते हैं, लेकिन आज ये काम तारों के बिना भी हो रहा है। मिराकास्ट जैसी वायरलेस डिस्प्ले तकनीक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। मिराकास्ट अनिवार्य रूप से एक बिना तार वाला HDMI केबल है। ये स्क्रीन मिररिंग के लिए है। ये तकनीक वाईफाई डायरेक्ट का उपयोग करती है। मतलब इसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भेजने वाले उपकरण जैसे कि फोन और प्राप्त करने वाले उपकरण जैसे कि टीवी के बीच एक सीधा, सुरक्षित और निजी वाईफाई नेटवर्क बनाता है। इसके लिए घर में इंटरनेट कनेक्शन या राउटर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर मिराकास्ट और क्रोमकास्ट को एक ही समझ लिया जाता है। हाँ, जबकि दोनों की वास्तुकला पूरी तरह से अलग है। मिराकास्ट डिवाइस की स्क्रीन को फ्रेम दर फ्रेम एनकोड करता है और सीधे टीवी पर भेजता है। इसमें फोन की स्क्रीन हर समय ऑन रहनी चाहिए। और क्रोमकास्ट में? क्रोमकास्ट कास्टिंग करता है। जब यूट्यूब से क्रोमकास्ट पर वीडियो भेजा जाता है तो फोन वीडियो नहीं भेजता। वो केवल उस वीडियो का URL या लिंक टीवी को देता है। टीवी का अपना वाईफाई सीधे इंटरनेट से जुड़कर उस वीडियो को स्ट्रीम करता है। इस दौरान फोन को बंद किया जा सकता है या उससे कॉल की जा सकती है। क्या बात है! हार्डवेयर आर्किटेक्चर से लेकर वायरलेस ट्रांसमिशन तक का ये सफर वाकई दिखाता है कि ये मशीन कितनी जटिलता को कितनी सहजता से संभालती है। आज की चर्चा में सीपीयू की असेंबली लाइन, कैश मेमोरी की परतों और शेड्यूलिंग के ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो सूक्ष्म विश्लेषण सामने आया है, वो वाकई आंखें खोलने वाला है। मैं सहमत हूं। हर एक नैनोमीटर में जो इंजीनियरिंग का चमत्कार छिपा है, वो दशकों के शोध और भौतिक सीमाओं को पार करने का परिणाम है। ट्रांजिस्टर का आकार सिकुड़ता गया और हमारी कंप्यूटिंग शक्ति बढ़ती गई। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। मूर के नियम के अनुसार हर 2 साल में ट्रांजिस्टरों की संख्या दुगनी होती गई है। आज ये ट्रांजिस्टर 2 या 3 नैनोमीटर के आकार तक पहुंच चुके हैं, जो कुछ ही परमाणुओं के बराबर है। जब हम भौतिकी के इतने छोटे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हावी होने लगते हैं। हाँ, और वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक ट्रांजिस्टर का गेट इतना पतला हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन उसमें से क्वांटम टनलिंग के जरिए आर पार होने लगेंगे, मतलब स्विच बंद होने पर भी बिजली बहती रहेगी, तब क्या होगा? हम उस सीमा के बेहद करीब हैं जहां ट्रांजिस्टर को और छोटा करना भौतिक रूप से असंभव हो जाएगा। जब मूर का नियम दम तोड़ देगा, तो क्या कल के कंप्यूटरों के इस सूक्ष्म शहर को किस पूरी तरह से नए आकार या तकनीक पर निर्भर होना पड़ेगा? क्या भविष्य क्वांटम कंप्यूटिंग का है या फिर फोटोनिक्स का, जहां बिजली की जगह रोशनी के कण गणना करेंगे? सिलिकॉन के इस साम्राज्य के बाद अगली क्रांति क्या होगी?
हम श्रोताओं को इसी अनुत्तरित सवाल और भविष्य की असीम संभावनाओं के विचार के साथ छोड़ते हैं, जिससे वे खुद से आगे की खोज करने के लिए प्रेरित हों।